आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकती है आपके करियर के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक बच्चे की कॉपी दिखाने वाला हूं जिसने ऑल इंडिया रैंक 3 स्कोर किया है। 89 मार्क्स इसने ऑडिट में स्कोर किए हैं। जी हाँ, 89 मार्क्स। जहां बच्चों से 40 मिलाए जाते हैं, जहां 3 बच्चों के मिला के 89 आते हैं, इस लड़की ने अकेले 89 मार्क्स स्कोर किए हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 89 मार्क्स तब है जब आईसीआई ने इसके जबरदस्ती के नंबर भी काट रखे। तो सोचो कि कितनी फैंटास्टिक कॉपी होगी, क्या लेवल होगा इस कॉपी का। आज की वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको आईसीआई में पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्या आपको वर्ड बाय वर्ड आईसीआई की लैंग्वेज लिखनी होती है, क्या थ्योरी में पूरे नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते। हर एक चीज मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। इसका पूरा सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो जो आपको इंटर में भी और फाइनल में भी हमेशा काम आए। ठीक है जी, हम ढेर सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि सेम लैंग्वेज लिखनी पड़ती है क्या, पूरे नंबर मिलते हैं क्या, याद नहीं होता के ऊपर भी आज मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है जी, पेपर है जनवरी 26 का, अभी जो रीसेंट अटेम्प्ट था जनवरी 26, उसकी सजेस्टेड आंसर शीट मैंने यहाँ पर खोल ली है। सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं, मार्किंग करी है और सारी इंसाइट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है जी, चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये इस बच्चे की कॉपी है। इसने स्कोर किए हैं 61 आउट ऑफ 70। 89 मार्क्स इसके टोटल आए हैं, तो 28 मार्क्स इसके एमसीक्यू में आए। ठीक है जी, 61 देख रहे हो कितना बड़ा स्कोर है। और ये तो तब है जब आईसीआई ने इसके 6 नंबर एक्स्ट्रा काट रखे। मैं तुमको वो भी दिखाऊंगा कहाँ इसके जबरदस्ती के नंबर काट रखे। तो ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता कि आईसीआई नंबर काटता है जबरदस्ती की, इस गोड़िया के भी काट रखे। देखो जरा, चालू करते हैं। सबसे पहले लड़की ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना चालू किया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप, इससे हमें ये पता चलता है कि सर आपका जो बेस्ट क्वेश्चन है वो ही आपको पहले करना है। इसको अगर थर्ड क्वेश्चन सबसे बेस्ट आता है तो इसने थर्ड क्वेश्चन उठाया, अदरवाइज फर्स्ट से उठाती। आपको फर्स्ट से नहीं उठाना है, थर्ड क्वेश्चन या जोन सा भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है आपको वो करना है। आपका पहले 15 मिनट का पेपर यही देखने में जाता है, पहले 15 मिनट का रीडिंग टाइम, कि भैया मेरे को कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन सा मेरे को किस सीरियल ऑर्डर में पिक करना है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3A क्या है, और चिंता मत करो अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता है, याद नहीं भी ऑडिट का, तो मैं सारी चीजें इसमें समझाऊंगा ताकि तुम्हें एकदम डिटेल में क्लैरिटी मिले। तो तुम्हें इस वीडियो के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और समझने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहे ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ एसटीयू लिमिटेड ऑडिटर ने कंक्लूड करा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है। ऑडिट हुई, ऑडिटर ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, कोई मॉडिफिकेशन, कोई नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू की जरूरत नहीं है। हाउएवर नोट टू अकाउंट्स में एक मेजर फायर के बारे में डिस्क्लोजर दिया गया है, जो कि कब लगी थी, ईयर एंड के बाद लगी थी, एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। डिस्क्लोजर दिया गया है ऑलरेडी, डिस्क्लोजर कंप्लीट भी है और उसमें कोई एडजस्टमेंट चाहिए भी नहीं, यानी कि सब कुछ ठीक है। डिस्क्लोजर देना चाहिए था, डिस्क्लोजर दे दिया और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो उसने ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया। पर ऑडिटर को लगता है कि यूजर को स्पेसिफिकली अलर्ट करना चाहिए इस मामले के बारे में। तो ये कौन सा पैराग्राफ है और ऑडिटर को इसको कहां रिपोर्ट करना चाहिए? 1 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा पैराग्राफ? देखो, इससे 706 ईओएम ओएम पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज है, ऑडिटर बस ध्यान खींचना चाहता है। मैंने आपको क्या सिखाया था? ई से ईओएम, ई से इधर देख ले, इधर तो सब कुछ ठीक है, बता रखा है एंटिटी ने, ऑडिटर कह रहा है इधर देख ले पहले, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। बात समझ में आती? तो ई से इधर देख ले, इधर, यानी कि ईओएम पैराग्राफ यहां पर बताना चाहिए कि कौन सा पैराग्राफ है। ऑडिटर इसको ईओएम पैराग्राफ में बता के चलेगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड स्टेट अदर सर्कमस्टांसेस, जहां पर ये पैराग्राफ नेसेसरी है। तो ईओएम का मीनिंग बताना। 1 नंबर था आइडेंटिफाई करने का, दूसरा ईओएम का मीनिंग बताना है और कहां कहां पर ईओएम को डालना जरूरी हो जाता है वो बताना। आंसर क्या है इसका, लो देख लो। सबसे पहले आईसीआई ने क्या करा, आईसीआई ने बताया है कि इस केस में उसको ईओएम पैराग्राफ ऐड करना चाहिए था एसए 706 के हिसाब से। इस चीज का आईसीआई देगा 1 नंबर पहचानने का। फिर दूसरे पार्ट में मीनिंग ऑफ ईओएम और कहां नेसेसरी है,
मीनिंग में क्या लिखा है, कह रहा है ईओएम में वो पैराग्राफ्स आते हैं मैटर्स अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड, ऐसे मैटर्स जो कि फंडामेंटल हैं टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, वो वाले मैटर आते हैं। ये ईओएम की डेफिनेशन लिख दी। कहां कहां जरूरी हो जाता है, जब कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन हो, उसके रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी हो, या फिर कोई रेगुलेटरी एक्शन, कोई केस वेस कंपनी पर चल रहा है, क्या होगा पता नहीं, तो ईओएम में बता के चलते हैं कि देखो कंपनी ने बता रखा है केस चल रहा है, क्या होगा पता नहीं, तो उसको पढ़ लेना इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरा, कोई सिग्निफिकेंट सबसीक्वेंट इवेंट हुआ between the date of financial statement and after the date of auditor report, financial statement से लेके ऑडिटर की रिपोर्ट डेट तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से लेके ऑडिट की रिपोर्ट बनने तक के बीच में कोई भी सब्सीक्वेंट इवेंट हुआ जिसके लिए हमारी जिम्मेदारी होती है, तो वो हमें ईओएम में बता के जाना। तीसरा, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका एक मटेरियल इफेक्ट आ रहा है, कोई एएस आया नया, उसको एंटिटी ने जल्दी अडॉप्ट कर लिया, तो वो भी हमें ईओएम में बताना होता, उसको भी हमें ईओएम में बताना होता है। और कोई मेजर कैटास्ट्रोफ आ गया, कोई आग वाग लग गई, तो वो भी हमें ईओएम में बताना होता है, जिससे कि एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हमें बतानी थी। क्या क्या, ईओएम पैराग्राफ पहचानना था, फिर उसका मीनिंग बताना था, और फिर 4 चीजें जहां पर ईओएम पैरा नेसेसरी हो जाता है हमको वो बताना था। गुड़िया ने क्या लिखा है, देखो सबसे पहले इसने रेफरेंस दिया किस चीज का, एस 706 का। एज पर एस 706 ऑडिटर को ड्रॉ करनी चाहिए अटेंशन किस चीज में, ऐसे मामलों में जो फंडामेंटल टू दी यूजर अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है। ये इसने ईओएम के बारे में डेफिनेशन बता दी। इसने वापस से ईओएम की डेफिनेशन लिखी है। ईओएम की डेफिनेशन क्या है, मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड, जो कि फंडामेंटल है यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वोटर को बतानी चाहिए। ईओएम की डेफिनेशन इसने लिख दी, 1 नंबर इसको मिल गया। यहां पर इसने पहचान के दिखा दिया कि ईओएम मैंने पहचान लाया, और दूसरा यहां पर इसने डेफिनेशन लिख दी। अच्छा, क्या तुम्हें यहां पर कीवर्ड्स अंडरलाइन दिख रहे हैं, कीवर्ड्स अंडरलाइन दिख रहे हैं? मैं आपको क्या बोलता हूं क्लास में कि सर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, एग्जामिनर इसको झट से मार्क्स देगा, क्यों नहीं देगा? अच्छा, अब इसने यहां पर लिखा है इन द इंस्टेंट केस फैक्ट ऑफ द केस, कि भैया ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद काम की चीज पे आते हैं। 4 पॉइंट्स थे जो कि ईओएम हमेशा डिस्क्लोज, यानी कि जहां जहां पर ईओएम डलेगा वो 4 पॉइंट्स थे। कौन से 4 पॉइंट्स थे देखते जाना। अब लैंग्वेज दिखाऊंगा अब तुमको। एक है मेजर कैटास्ट्रोफ दैट हैज हैड और कंटिन्यूज टू हैव अ सिग्निफिकेंट ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। मेजर कैटास्ट्रोफ दैट हैज एंड कंटिन्यूज टू हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। सेम सेम इसने लिख रखा है, पहला आंसर है, इसको आता है। सेम सेम इसने लिख रखा है। दूसरा, अब तुमको एक बात बताता हूं, ये जो मैंने रेड वाले डब्बे मार्क कर रखे, ये जो रेड वाले डब्बे मार्क कर रखे हैं, यानी कि ये लैंग्वेज उसने लिखी नहीं रखी, ये वर्ड्स मिसिंग है उसके आंसर से। तो आप जो बोलते हो, आपको जो लगता है कि सर डिट्टो सेम डिट्टो सेम डिट्टो सेम, नहीं होता। देखो, अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम, एक्सेप्शनल लिटिगेशन एंड रेगुलेटरी एक्शन, 2 चीजें। अगर कोई लिटिगेशन है या कोई रेगुलेटरी एक्शन है, तो उसकी डिसीजन को लेके अनसर्टेनिटी है। इसने क्या लिखा है देखना जरा, एक्सेप्शनल लिटिगेशन और क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी हैविंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। क्या इसने रेगुलेटरी एक्शन लिखा? नहीं। क्या इसने अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द आउटकम लिखा? नहीं। लेकिन क्या इसको नंबर मिले? हाँ, क्योंकि इसने लिटिगेशन और क्लेम बता दिया। इसको पता है कॉन्सेप्ट के बारे में, इसने एग्जामिनर को समझा दी कि भैया लिटिगेशन और क्लेम का अगर रिजल्ट आने वाला है तो उसमें हम ईओएम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चलो अगला देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट सबसीक्वेंट इवेंट्स दैट अकर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक के बीच में कुछ भी हुआ, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, तो वो हम ईओएम में बताते हैं। यहां पर इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है सबसीक्वेंट इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। रिपोर्ट की डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से रिपोर्ट की डेट तक के बीच में कोई इवेंट हुआ, क्या इसने सिग्निफिकेंट शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं किया। ठीक है। तीसरा देखो, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसने क्या लिखा, अर्ली अडॉप्शन, एप्लीकेशन की जगह इसने क्या लिखा, अडॉप्शन। अर्ली अडॉप्शन of accounting standard having significant impact on entities financial position having material effect on the financial statements।
तो क्या लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज है? जी हाँ। क्या इसने एग्जैक्ट डिट्टो लैंग्वेज लिखी है? नहीं। लेकिन क्या इसको पूरे नंबर मिले हैं? हाँ जी, इसको पूरे नंबर मिले हैं। क्या इसका मतलब सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। देखो, सारी जगह टिक 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 है। इसको 3 नंबर यहाँ के मिल गए, 1 नंबर ईओएम पहचानने का मिल गया और 1 नंबर इसको ये डेफिनेशन लिखने का मिल गया। तो इसको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल गए। इसमें से हमने क्या सीखने को मिला? पहली बात हमें सीखने को मिला कि आपको अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन का बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। अब हालांकि इसने यहाँ पर रेगुलेटरी एक्शन नहीं लिखा, हालांकि इसने यहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं लिखा, लेकिन इसने जो लिटिगेशन को अंडरलाइन किया, एक कीवर्ड भी एग्जामिनर को मिलता है, उसको लगता है कि भैया पूरा सेंटेंस सही लिखा हुआ है, तो आपको अंडरलाइन करने हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। दूसरी बात, इसने कुछ कुछ चेंजेस किए, सब कुछ चेंजेस नहीं किए। इसकी आंसर शीट में दिखाऊंगा आपको सब कुछ, और घटिया आंसर भी है जिसमें 0 मिला हुआ है। मिला हुआ तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है जी, लो जरा एक बारी अगला पढ़ के देखते हैं। अगला इसने करा है 3 का बी। पहले कौन सा करा था? 3 का ए। अगला इसने करा है 3 का बी। यानी कि एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट, पेन पेपर लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट कि आप कृपया करके एक क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को एक साथ लिखें। क्या आप पहले 3 का बी और बाद में 2 का ए लिख सकते हो? क्या 2 के ए के बाद फिर 3 का सी लिख सकते हो? लिख सकते हो। क्या एग्जामिनर चेक करेगा? करेगा। क्या उसके नंबर मिलेंगे? मिलेंगे। लेकिन इस चीज से, इस हरकत से एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होगा तो जबरदस्ती कहीं ना कहीं नंबर काटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको उसको दुखी नहीं करना है, तंग नहीं करना है। हम जितना अच्छे से प्रेजेंटेशन हो सके उतना अच्छे से प्रेजेंट करके चलेंगे। बात समझ में आती है? तो एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, तो तीनों पार्ट्स को आप साथ में करके चलोगे, आप देखोगे ये फॉर्मेट इसकी आंसर शीट में कंसिस्टेंट है हर जगह। यही 3B क्या बोलता है, अल्लाह पढ़ के देखते हैं। मिस्टर उत्तम एक आर्टिकल्ड क्लर्क हैं, ऑडिट कर रहे हैं इस कंपनी का। उसने बहुत सारे पेपर्स कलेक्ट करे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। हाउएवर ही इज अनश्योर अबाउट विच ऑफ दिस पेपर शुड बी मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और विच शुड नॉट बी इंक्लूडेड। डॉक्यूमेंटेशन की बातें कर रहा है, चैप्टर 6 की बातें कर रहा है। हर बार बोलता हूँ 3 पेज का चैप्टर है, 4 नंबर का आता है, यहाँ पे तो 5 नंबर का आया हुआ। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कौन से रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं, कहाँ गया? नहीं रखने हैं, ये उसको कंफ्यूजन है। लेटर ए बी फार्मा हैज आल्सो रिक्वेस्टेड सर्टेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्लाइंट हमसे डॉक्यूमेंटेशन डिमांड कर सकता है? वो कर तो सकता है, लेकिन क्या हमें मैंडेटरी देना? नहीं देना। ठीक है, मैंडेटरी नहीं, क्या हम दिखा सकते हैं? हाँ जी, हम दिखा सकते हैं। देखो, अब ये बोल रहे हैं आपको 2 सवाल देने कि क्या आइटम्स नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, वो वाला आंसर। सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स, डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट्स, टाइपोग्राफिकल एरर, ये वाली चीजें। ठीक है। दूसरा, व्हाट आरक्यूपी एसोसिएट्स इज ऑब्लाइज्ड। क्या आरक्यूपी एसोसिएट्स को जरूरी है, मैंडेटरी है अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखाना? जी नहीं। ठीक है, एक बारी पहले आईसीआई का आंसर पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको उसका आंसर पढ़ाऊंगा। यार आइटम्स विच नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर इसने चालू किया। एसए का रेफरेंस आईसीआई वालों ने दे रखा है। क्या चीजें नहीं आनी चाहिए थी? सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स of working paper and financial statements, notes that reflect incomplete or preliminary thinking, previous copies of documents corrected for typographical or other errors और duplicates of document। इस आंसर में गुड़िया ने सिर्फ ये डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट सेम सेम लिखा है। यहां पर से ये गायब है, यहां पर से ये गायब और यहां पर से ये गायब। क्या डिट्टो सेम लैंग्वेज है? नहीं। लो मैं उसकी पढ़ा देता हूं। लेकिन क्या इसने यहां पर एसए का नंबर दिया है? बिल्कुल दिया है। क्या इसने पिछले क्वेश्चन में एसए का रेफरेंस दिया था? दिया ही था। ये देखो एसए 706। तो एसए का रेफरेंस देने से इंपैक्ट पड़ता है। क्या एसए के रेफरेंस के स्पेसिफिकली नंबर होते हैं? नहीं। अनलेस एंड अनटिल आईसीआई के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि भैया विद रेफरेंस टू दी एसए एक्सप्लेन करो, तब तक उस एसए के रेफरेंस के कोई नंबर नहीं होते। लेकिन जब आप एसए का रेफरेंस देते हो तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जरूर क्रिएट होता है। और वैसे भी मैंने आपको अपनी क्लास में सारे एसए के नंबर याद कराए। ठीक है, और जो क्लास वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए भी मैं एक छोटी वीडियो ले आऊंगा जिसमें मेरी क्लास वाले बच्चे रिपीट कर रहे हैं मेरे पीछे एसए के नंबर। तो आप 5-6 बार उस वीडियो को सुनोगे, आपको वो सारे एसए के नंबर याद हो जाएंगे। ठीक है, एक लय में, एक सुर में आपको वो सारे नंबर याद हो जाएंगे। तो आप बता दीजिएगा कि आपको वो चाहिए कि नहीं। मैंने वो अब तक सिर्फ इसलिए नहीं डाली क्योंकि ना वो क्लास में बच्चे होते हैं बहुत सारे, और डिस्टरबेंस आती है थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि इतने सारे बच्चे इकट्ठा बोल रहे हैं तो वो
क्लास में समझ में आता है, लेकिन वो वीडियो में इतना मतलब क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आता। तो आपको दिखेगा कि बच्चे बोल रहे हैं और आपको समझ भी आएगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊंगा। ठीक है जी। तो वान्या ने सबसे पहले एस्से का रेफरेंस दिया एज पर एस्से 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या क्या करते हैं। इसने लिखा है इट रेफर्स टू, हालांकि यहाँ पर आता है इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजंस रीच्ड। याद कराया था, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजंस रीच्ड। ये तीनों चीजें इसने लिख दी, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने सीधा सीधा बोला था कि भैया आप बता दो कि कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती। अब ये पॉइंट पे आ गई है कि कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती। पहला पॉइंट क्या था, सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर एंड नोट्स। क्या इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा? नहीं, एंड नोट्स लिख दिया। चलिए अगला, नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग। यहाँ पर क्या लिखा है, नोट्स दैट रिफ्लेक्ट प्रिलिमिनरी थिंकिंग। इनकम्प्लीट इसने नहीं लिखा। तीसरी चीज, प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स। इसने क्या लिखा है, प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स। और अदर इसने नहीं लिखा। ठीक है। फिर डुप्लीकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये इसने सेम लिखा। तो 4 में से 3 पॉइंट में इसने एक दो शब्द को मिस किया। सर आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे? अरे नहीं, मैं नहीं निकाल रहा, तुम्हारे ही मन में सवाल रहता है। मैं आपको हमेशा से ये बोलता हूँ क्लास में कि एग्जैक्ट डिट्टो वर्ड किसी के लिए भी याद रखना पॉसिबल नहीं। हर एक चीज, 200 पेज की किताब, हमारी किताब 180 पेज की, तो 180 पेज में क्या क्या लिखा है वर्ड बाय वर्ड आप याद नहीं रख सकते। तो जितना मैंने लिखवाया है, जितना मैंने कराया है, उतना आप कर सकते हो। दूसरी बात, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो आईसीए को कोई दिक्कत नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई किया, आपने याद किया कि नहीं, आप ढंग की लैंग्वेज लिखते हो कि नहीं। तो इसको पूरे कितने नंबर मिलने चाहिए थे? 3 नंबर तो इसमें मिलने चाहिए, तो 2 अगले वाले में। 3 नंबर इसमें मिल गए, और अगले वाला देख लो। अच्छा, अगले वाला कहाँ है कि क्या क्लाइंट डिमांड कर सकता है। यहां पर क्या लिखा है, वेदर, क्या सीए फर्म ओबलाइज्ड है देने के लिए। कह रहा है SQC1 के हिसाब से, एज पर SQC1 में लिखी है बात कि देनी है कि नहीं देनी। SQC1 के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर ऑब्लाइज्ड नहीं है, हाउएवर अपनी डिस्क्रिशन पे, अपनी मर्जी पे वो दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है सच portions or extracts provided such disclosure does not undermine the validity of work performed। यानी कि वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसको 2 चीजें ध्यान में रखनी कि डिस्क्लोजर से अंडरमाइन ना हो वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, और दूसरा इंडिपेंडेंस। वैलिडिटी और इंडिपेंडेंस, एक बार देखते हैं इसने क्या लिखा। कह रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, ये इसने लिख दिया। ऑडिटर ऑब्लाइज्ड नहीं है, ये इसने भी नहीं लिखा। इसने लिखा ऑडिटर में एट हिज डिस्क्रिप्शन दे सकता है क्या क्या, प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ वर्किंग पेपर, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स और पोर्शंस। पोर्शंस इसने नहीं लिखा। ठीक है। प्रोवाइडेड इट शैल नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ ऑडिट, इसने लिखा वैलिडिटी ऑफ ऑडिट। यहां पर क्या लिखा था, वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। अच्छा, इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, कोमा द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर ऑफिस पर्सनल। ये देखो, एंड इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट इसने लिख दिया, एंड डज नॉट अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर और हिज पर्सनल। ये वाली लाइन इसने नहीं लिखी, क्या आपको लिखनी चाहिए थी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है लाइन। जो मेन बात थी इसमें, मेन बात क्या थी कि वो SQC1 का रेफरेंस दे दिया, वो ऑब्लाइज नहीं है, अपनी डिस्क्रिप्शन पे दे सकता है। 2 चीजें उसको देखनी कि वैलिडिटी अंडरमाइन ना हो और इंडिपेंडेंस अंडरमाइन ना हो। ये सारी चीजें मैडम ने लिख रखी। सो इन द इंस्टेंट केस, अब इसने फैक्ट ऑफ द केस लिखना चालू किया, और कंक्लूजन साथ में इसने लिख दिया कि वो रिक्वायर्ड नहीं है कंपलसरी देने के। यहां पर इसको 2 नंबर मिल गए। फिर से इस क्वेश्चन में अपने को क्या सीखने मिला, क्या इसने SQC का रेफरेंस दिया? यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ इसने SQC का, देखो SQC1 का भी इसने रेफरेंस दे रखा, तो एसए का रेफरेंस, और जो मेन 4 चीजें बतानी चाहिए थी वो मैडम ने बता रखी। लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, लेकिन उतनी बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। कुछ कुछ चीजें उसने छोड़ रखी हैं, और वो कुछ कुछ चीजें छूटेंगी। मैं लिखूंगा तो मुझसे भी छूटेगी, कोई टीचर लिखेगा तो उससे भी छूटेगी, और तुम लिखोगे तो तुमसे भी छूटेगी। एग्जैक्ट सेम चीज
वर्ड बाय वर्ड तुम याद नहीं रखते, ना ही आईसीआई तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम वर्ड बाय वर्ड सेम चीज लिखो। ठीक है जी। अंडरलाइनिंग क्या मैडम ने यहां पे भी कर रखी है? जी हाँ, अंडरलाइनिंग इन्होंने यहां पर भी कर रखी है। अगला क्वेश्चन क्या है? 3AB, उसके बाद सी आएगा तो सी इन्होंने लिख रखा है। लाओ जरा पढ़ लें 3C क्या है। 3C, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो इस कंपनी के, कंपनी ने मैनुअल से ऑटोमेटेड ईआरपी में शिफ्ट किया। आप मैनेजमेंट इन्फॉर्म करती है आपको कि सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वाउचर अब इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होते हैं और मैनुअल बुक्स मेंटेन करी नहीं जाती। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? चैप्टर 3, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वीडियो डाल रखी है रिवीजन की सारे चैप्टर्स की, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को याद करा के। ठीक है जी, आप जाएं और जाकर देख सकते हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से पूछा कि आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को, ताकि आप ऑडिट अच्छे से प्लान और इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाओ। क्या है इसका आंसर? ये देखो, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, आईसीआई ने पूरा आराम से बेस बना रखा है, और फिर ये मैंने आपको याद करा रखा है कि आपको अगर आपको अगर अपनी एंटिटी को डिजिटलाइज करना है तो आप सबसे पहले एक बढ़िया बंदा ढूंढो, की पर्सन ढूंढो। वो डिसाइड करेगा कि आपको किस किस चीज के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, किस किस पर्पस के लिए, फाइनेंशियल के लिए, नॉन फाइनेंशियल के लिए, उसको कहाँ रखेंगे, कौन सा उसका वर्जन होना चाहिए, वो घर में बनाएंगे कि बाहर बनाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको याद करा रखी थी कि एक अच्छा बंदा ढूंढो, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, घर में कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, उसका पर्पस क्या होगा, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, घर में रखेंगे कि बाहर रखेंगे, कौन सा वर्जन लाएंगे, कहां पे स्टोर करके रखेंगे, सारी चीजें आपको याद हो जाती। इसमें 9 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन कितने मार्क्स का जरा देख लें एक बारी। क्वेश्चन है 4 मार्क का। ठीक है, देखो जरा, इसने भी पूरा बेस बना रखा है। एक बार जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। फिर in an audit of financial statements, an auditor is required to understand the entity and its business, including IT. Understanding में अंडरस्टैंडिंग आईटी डिपार्टमेंट भी आता है, आईटी एक्टिविटीज भी आता है, डिपेंडेंसीज, रिलेवेंट रिस्क एंड कंट्रोल, सब चीजें आती हैं। कुछ पॉइंटर से कि ऑडिटर क्या क्या चीजें समझेगा। मैडम ने क्या लिखा है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल इज अ क्रूशियल पार्ट फॉर द ऑडिटर्स। अंडरस्टैंडिंग लेना क्रूशियल पार्ट है। ऑडिटर को एंटिटी, उसके एनवायरनमेंट को और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझना चाहिए। क्या इसने कुछ कुछ चीजें मिस करी? हाँ जी, बिल्कुल मिस करी। क्या इसने ये आईटी एक्टिविटीज, डिपेंडेंसीज, रिलेवेंट रिस्क कंट्रोल कुछ भी लिखा? नहीं लिखा। पर ये चल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बेस का पार्ट है। मेन चीज उसने ये पूछी है। मेन चीज में से भी मैडम ने बहुत सारी चीजें मिस कर रखी है। इधर देखो, ये जितने डब्बे मैं तुमको दिखा रखे हैं ना, ये जितने डब्बे लाल वाले, ये सब मैडम ने मिस कर रखा है। देखो जरा, इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड इंक्लूडिंग वन और मोर एप्लीकेशन सिस्टम। इसने क्या लिख रखा है? इसने क्या लिख रखा है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम एंटिटी यूजेस। क्या इसने लिखा इंक्लूडिंग वन और मोर एप्लीकेशन सिस्टम्स? नहीं लिखा। चलो, पर्पस ऑफ द सिस्टम, वेदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, ये पता नहीं इसने लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इस पर डब्बा, छोड़ो इसको। लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, वेदर लोकल और ग्लोबल। क्या लिखा है इसने? लोकेशन, लोकल वर्सेस ग्लोबल। ठीक है, फिर लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम वेदर, ये सब नहीं लिख रखा। लोकेशन, लोकल वर्सेस ग्लोबल सीधा लिख रखा है। आर्किटेक्चर, डेस्कटॉप बेस्ड, क्लाइंट सर्वर, वेब एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड। क्या लिख रखा है मैडम ने? आर्किटेक्चर, क्लाउड बेस्ड और वेब बेस्ड। डेस्कटॉप बेस्ड, आर्किटेक्चर, ये सब चीजें नहीं लिख रखी। डेस्कटॉप बेस्ड, क्लाइंट सर्वर नहीं लिख रखा। ठीक है, वर्जन, वर्जन में सिर्फ ही वर्जन लिख रखा है, वर्जन ऑफ एप्लीकेशन एज फंक्शंस एंड रिस्क कुड वेरी इन डिफरेंट वर्जन्स, ऐसा कुछ नहीं लिख रखा, सिर्फ और सिर्फ वर्जन लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद इंटरफेसेस विद इन सिस्टम पर्टिकुलरली वेयर मल्टीपल सिस्टम एग्जिस्ट। क्या लिख रखा है? सिर्फ इंटरफेसेस लिख रखा है। इन्होंने 8 पॉइंट लिख रखे हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन था, छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख रखे हैं, तो आधा आधा जुड़ के भी इनको पूरे 4 मार्क्स दे रखे हैं। ऐसे दे रखे कि नहीं दे रखे? तो क्या थ्योरी में पूरे नंबर मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। क्या मैडम को मिले हैं? मिले हैं। क्या आपको मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या आईसीआई को पता है कि ये वान्या का पेपर और ये आपका पेपर है? बिल्कुल नहीं पता। आप अगर चीजें तमीज से और सही लिखोगे तो आपको भी नंबर मिलेंगे। बात समझ में आती है? अब इन्होंने आखिरी में क्लोजर के लिए भी थोड़ा सा बेस बना रखा है। सो द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, ताकि वो बढ़िया तरीके से ऑडिट कर पाए। ठीक है जी, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया इतना सब कुछ
लिखने की जरूरत नहीं थी। ये जो सारा रेड 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 मैडम ने नहीं लिख रखा, अगर दूर से देखेंगे तो लगेगा अरे भाई किसने लिखी क्या है, फिर इन्हें खाली ये लिख गया, पर लिखना ही वही था, लिखना ही वही था। यही सारे कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर रखे आपकी किताब में, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। आपको उसके बाहर की चीजें नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। क्या मैंने पूरी लाइन दी है बुक में? दी है, लेकिन क्या आपको पूरी लिखनी है? नहीं लिखनी। मेरे को पता है कि आप दो चार शब्द खाओगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कीवर्ड है अगर वो आपने लिख दिया, मैडम ने खाली वर्जन लिखा, खाली इंटरफेस लिखा, क्या उसको नंबर मिले? बिल्कुल, उसको पूरे नंबर मिले। बात समझ में आती है? ठीक है जी, क्वेश्चन 3 हो गया, पूरे नंबर इसको मिले हैं। अब ये क्वेश्चन 6 पे आ गई, क्वेश्चन 6 पे आ गई, आप भी क्वेश्चन 6 पे चलो। देखो क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन बैंकिंग का है, बैंकिंग का क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सीए मिन्नी को अपॉइंट किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस बैंक, और एडवांसेस, बैंक एडवांस देता है, उधार देता है, उसको वेरीफाई कर रही थी। उसने कुछ कुछ चीजें देखी, उसने देखा कि एक लोन दिया हुआ है कितने का, 140 लाख का, जिसके लिए सिक्योरिटी ली हुई है 80 लाख की। बैंक ने उसको डाउटफुल कैटेगरी में डाल रखा है, डाउटफुल अप टू 1 ईयर, विद अ प्रोविजन ऑफ 70 लाख क्रिएटेड। 140 लाख का लोन है, 80 लाख की सिक्योरिटी है, और 70 लाख का प्रोविजन बना रखा है। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है कि कितना प्रोविजन बनना चाहिए D1 D2 D3 पे? 25 40 100। अगर सिक्योर्ड है तो 25 40 100, अनसिक्योर्ड है तो 100 100 100। याद आ गया? 25 40 100 सिक्योर्ड है तो 25 40 100, अनसिक्योर्ड है तो 100 100 100। तो कितना सिक्योर्ड है इसमें से? 80 लाख सिक्योर्ड है। D1 में कितना बनता है? 25% बनता है। तो 80 लाख का 25% बनेगा, और बाकी कितना रह गया? 40 और 20 60 लाख रह गया। 140 में से 80 गई, 60 लाख रह गया। 60 लाख पे 100% बनेगा। ठीक है, तो अब अपने को ये देखना आईसीए ने क्या लिख रखा है, एक बार ही पढ़ते हैं लोग। 6 का सी, नहीं 6 का ए, है ना? हाँ, ये देखो, टर्म लोन इन्होंने दे रखा है कितने का, 140 लाख, 80 लाख सिक्योर्ड है, प्रोविजन बना रखा है 70 लाख का। ये आईसीए ने केस एक्सप्लेन कर रखा है। आरबीआई के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से 25% बनना चाहिए सिक्योर्ड का, और 100% बनना चाहिए अनसिक्योर्ड का। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया। अब सिक्योर्ड कितना है? 80, तो उसका प्रोविजन आ जाएगा 20 लाख। कैसे आया? 80 लाख का 25% 20 लाख आ गया, 60 लाख का 100% 60 लाख आ गया, तो 80 आना चाहिए प्रोविजन। बना कितना रखा है? 70 बना रखा है, तो 80 लाख बनना चाहिए। ये आईसीआई ने लिख रखा है। वान्या ने क्या कर रखा है, इधर देखो, वेरी गुड, अच्छी चीज इसने कर रखी है, प्रेजेंटेशन बड़े तरीके से कर रखी है। इसने सीधा सीधा लिख रखा है कि देखो, इसने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। पहली बात तो इसने बताया कि भैया 1 साल तक डाउटफुल है तो D1 बनता है, D1 कैटेगरी में डाला है। फिर प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड कितनी है D1 की? 25% ऑन सिक्योर्ड वैल्यू, 100% ऑन अनसिक्योर्ड वैल्यू, लिखित में इसने एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद इसने टेबल बना दी, रिक्वायर्ड प्रोविजन 80 इंटू 25%, 20, 60 इंटू 100%, 60, 80 लाख आना चाहिए, एक्चुअल 70 लाख, एक्सेस जो और चाहिए दैट इज 10 लाख। ये इसने प्रॉपर तरीके से बना रखा है। सो एसेट क्लासिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट, बट प्रोविजन इज इनअप्रोप्रिएट। इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है लिखने में, प्रोवाइड लिख रखा, प्रोविजन इज इनअप्रोप्रिएट, प्रोविजन को बढ़ाना चाहिए 10 लाख से। ठीक है, तो अगर आप ऐसे फॉर्मेट में बना दोगे तो क्या आईसी नंबर काटेगा? जी नहीं, आईसी ने इसको पूरे नंबर दिए। हाँ जी, आपको भी ऐसे फॉर्मेट में ही बनाना है, ऐसे नहीं लिख के आना है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए जितना इजी हो सके हम उतने तरीके से प्रेजेंट करके चलेंगे। क्या इसने कोई लाइनें वाइनें खींची, ड्राइंग करी यहाँ पे? नहीं, आपको भी वो नहीं करनी है, एग्जैक्टली ऑडिट के पेपर में तो आपको नहीं करनी। ठीक है जी, अगला, अगला क्वेश्चन देखो, 6 के ए का सेकंड, एक लोन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जिसका 65 लाख, 65 लाख का लोन बैंक ने दिया हुआ है। रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की सिर्फ 6 लाख आई है अप्रूव्ड वैल्यू से। लोन 65 लाख का, सिक्योरिटी खाली 6 लाख। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फोटो छाप रखी है, याद कहानी सुनाई थी जब घरों की वैल्यू गिर गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 का, तो घरों की वैल्यू गिर गई थी, 10% से भी कम की वैल्यू रह गई थी। तो जब 10% से कम, 6.5 का 10%, सॉरी 65 का 10% कितना होता है? 6.5, 6.5 से भी कम की वैल्यू रहेगी तो हम क्या करेंगे? सीधा लॉस में क्लासिफाई कर देंगे। देखो जरा आईसीआई क्या लिखता है, एक बार देखें। कह रहे हैं
रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की लेस देन 10% जब हो जाती है तो हम सिक्योरिटी की एग्जिस्टेंस को इग्नोर करके और सीधा स्ट्रेट अवे उसको लॉस में क्लासिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी की वैल्यू सिर्फ 6 लाख रह गई है, लेस देन 10% है, तो सीधा लॉस में इसको क्लासिफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, आईसीए ने एक बड़ा सा पैराग्राफ भी डाला बीच में, जो कि वान्या ने नहीं लिखा। पूरा ही पैराग्राफ इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन स्टिल इनको पूरे नंबर मिले हैं। देखना जरा, इरोजन मींस डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन नहीं है किताब में, किताब में पता है क्या है? डिम्यूनिशन, डिम्यूनिशन ऑफ वैल्यू, डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब क्योंकि मैं तो टीचर हूं तो मेरे को पता है सारी चीजें, लेकिन क्या आईसीआई ने इस चीज के नंबर काटे? और इसने ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन कर रखी है। इसने पहले बताया है कि इरोजन क्या है, डिस्ट्रक्शन और डिमिनिशन इन द वैल्यू वेयर द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फॉल्स बिलो 50%। अब यहाँ पर लिखना क्या चाहिए था इसको? 10%। 50% वाला अलग प्रोविजन है, इसको क्या लिखना चाहिए था? 10%, लेकिन इसने गलती से लिख दिया 50%। 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, सॉरी 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द अकाउंट, द अकाउंट शेल स्ट्रेट अवे बी क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। इसने प्रोविजन तो ठीक लिखा है, यहाँ पर इसने टाइपिंग मिस्टेक या राइटिंग मिस्टेक कर दी, बस और कुछ नहीं है। इसको 100% राइट डाउन कर देना चाहिए। फिर इन द इंस्टेंट केस ऐसा ऐसा हुआ, 65 लाख की सिक्योरिटी, 65 लाख का लोन है, 6 लाख की वैल्यू है, तो इस एसेट की क्लासिफिकेशन इन अप्रोप्रिएट इसने बता दी, 100% प्रोविजन बनाना चाहिए। और इसको पूरे 2 में से 2 नंबर मिल गए। क्या इसने पूरा सेम लैंग्वेज लिखी? जी नहीं, इसने पूरी सेम लैंग्वेज नहीं लिखी, बट जो मेन चीज है वो इसने कम्युनिकेट कर दी। रियलाइजेबल वैल्यू लेस देन 10%। क्या इसने लिखा एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इग्नोर्ड? नहीं लिखा। बट क्या इसने लिखा कि स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज लॉस एसेट? हाँ जी, इसने लिखा। क्या इसने बड़ा पैराग्राफ लिखा? नहीं लिखा। तो आपको मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार कि आपको एकदम वर्ड बाय वर्ड पे नहीं जाना है। बात समझ में आती है? अच्छा, और आगे बढ़े। आंसर 6B। देखो एक चीज और देखो, इसने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है, रोमम नहीं लिखा हुआ। मैंने एज अ टीचर या बाकी टीचर्स ने रोमम डाल रखा किताबों में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर में चलेगा। वो हमने बस थोड़ा सा आपकी कन्वीनियंस के लिए डाल रखा है कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं आप एक ही शब्द को बार बार जब बड़ा पढ़ते हैं तो वो एकदम दिमाग में नहीं बैठता। रोमम एक शॉर्ट फॉर्म कंफर्टेबल हो जाती है, बस इसीलिए रख रखा है। और वो स्टैंडर्ड भी चल रही है सब टीचर्स की, तो हमने रख लिया। अदरवाइज पेपर में आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड ही करनी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि यूज कर लोगे तो नंबर कट ही जाएंगे, बट अवॉइड करो। दूसरी बात, हर एक पॉइंटर के बीच में इसने स्पेस दे रखा है। फर्स्ट के बाद स्पेस, सेकंड के बाद एक लाइन का स्पेस। तो आपको भी थोड़ा खुला खुला अपने आंसर शीट्स को लिखना है। देखो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, आपको भी थोड़ा खुला खुला लिखना है ताकि वो पढ़ पाए। इसने क्या यहाँ पर भी रेफरेंस दिया एस्से का? जी हाँ, बिल्कुल दिया। 6 का बी क्या है? आईसीआई से पूछते क्वेश्चन क्या था, लो देखो। यामिका एन आर्टिकल क्लर्क ऑडिट कर रही है इस कंपनी की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसने इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना चाहा। स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच यामिका शेल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंस्टेड खुद ज्यादा काम उसको करना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगर हम ये नहीं भी पढ़ते ये वाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल ऑडिटर का काम कब यूज करना है और कब काम यूज नहीं करना है। आईसीआई ने लिखा क्या है देखो जरा, देखो सेम टू सेम बुक वाली लैंग्वेज। आईसीआई तो ऑब्वियसली बुक वाली लैंग्वेज ही लिखेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेक ऑल द सिग्निफिकेंट जजमेंट इन ऑडिट एंगेजमेंट एंड प्रिवेंट अनड्यू यूज ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड शैल प्लान यूज लेस वर्क ऑफ द ऑडिटर। सिग्निफिकेंट जजमेंट सारी खुद लेनी चाहिए, अनड्यू यूज को प्रिवेंट करना चाहिए एंड कम काम यूज करना चाहिए, खुद काम ज्यादा करना चाहिए। कब? जब ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व हो, जैसे प्लानिंग और परफॉर्मिंग का काम या एविडेंस को इवेल्युएट करने का काम। लो देखिए, वान्या ने सेम सेम लिख रखा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम सेम, उसने पॉइंट लिखा हुआ। देखना जरा, एज पर एस 610 उसने बता दिया। क्या बोल रहा है कि ऑडिटर शेल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और खुद काम ज्यादा करने चाहिए। वाली लाइन इसने खा गई है, नहीं लिखी। चलो आगे बढ़ो। जब काम कम यूज करेगी तब जब सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होगी। कहाँ कहाँ? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। ठीक है, सेम सेम। उसके बाद ये वाली लाइन में उसने पूरी ये वाली लाइन नहीं लिखी। जब हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ असर्शन होगा विद स्पेशल कंसिडरेशन गिवन टू रिस्क आइडेंटिफाइड। क्या लिखा इसने? when there is higher risk of material misstatement identified including significant risk of fraud।
ये वाली लाइनें इसने अपनी तरफ से जोड़ दी, ऐसा कुछ किताब में लिखा नहीं, ये वाली लाइन इसने अपनी तरफ से जोड़ दी, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेन चीज थी कि भैया रिस्क ज्यादा होना चाहिए, कीवर्ड इसने अंडरलाइन कर रखा है, सिग्निफिकेंट जजमेंट जहां है कीवर्ड इसने अंडरलाइन कर रखा है, और लोअर द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी। क्या लिखा यहां पर? less the internal functions organizational status policies and procedure adequately support the objectivity। less की जगह इसने lower लिख दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ गया? क्या कोई फर्क नहीं पड़ गया, सेम सेम इसने बाकी का पॉइंट लिखा है। लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ये वाला पॉइंट भी इसने कहीं पे लिखा हुआ है, देखो लोअर द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल फंक्शन, सेम सेम सारी चीजें लिखी हुई हैं। इन द इंस्टेंट केस यामिका इंटेंड्स टू यूज द फंक्शन ऑफ, अगर वो यूज करना चाहती है तो इन कामों में नहीं करे, खुद काम ज्यादा डायरेक्टली परफॉर्म करे। बात समझ में आती है? पूरे के पूरे नंबर इसको मिले। क्या थ्योरी में पूरे नंबर मिलते हैं सर? अगर आप ऐसा लिखोगे, अगर आप तमीज से लिखोगे, आप कुछ चीजें छोड़ सकते हो लाइनों के बीच में, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको डिलीवर करना है। अगर आप इतनी तमीज से प्रेजेंटेशन करोगे, इतने अच्छे तरीके से लिखोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कुछ एक दो लाइंस या फिर एक दो लाइंस के अंदर का थोड़ा बहुत कंटेंट छोड़ रखा है। बात समझ में आती है? इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, सब में मैडम को पूरे पूरे नंबर मिले हुए हैं। न्यू आंसर न्यू शीट, इसके पास इतना स्पेस बचा, क्या इसने यूज किया? नहीं। अगला आंसर अगली शीट पे। ओहो, अब ये देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट की मिस्टेक। देखो क्वेश्चन नंबर 6, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस पार्ट का तो बेसब्री से इंतजार करेंगे, वो बता दो सर, एक बार बता दो बस, अल्लाह मचा देंगे। देखो क्वेश्चन 6 है, तो क्वेश्चन 6 में इंटरनल चॉइस आपको मिलती है सी पार्ट में, तो या तो आप ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, तो मैडम ने ये वाला किया है। रूल्स एंड ऑर्डर्स यानी कि चैप्टर 9 का ये क्वेश्चन मैडम ने किया हुआ है। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। देखो एक मिनट, स्टेट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑडिटर मस्ट इंश्योर व्हाइल कैरिंग आउट द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर। रूल्स एंड ऑर्डर्स के लिए क्या क्या चीजें आप देखोगे इशूड बाय द अथॉरिटी। लो मैं ऊपर का भी पढ़ा देता हूँ। रूल्स ऑफ ऑर्डर्स का ऑडिट करते टाइम एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट रूल बनाती है और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी क्या करती है? उसको सबऑर्डिनेट अथॉरिटी उसको ऑब्जर्व करती है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बनाती है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑब्जर्व करती है। चार्ट बनवा रखा, याद आ रहा है चैप्टर 9 में? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का काम है बनाना, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी का ऑब्जर्व करना। तो ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर का काम है चेक करना कि जो इनने रूल बनाए वो कहीं इनकंसिस्टेंट तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सेम तो है ना, हायर। रुको मैं पढ़ाई देता हूं, देखो सर क्वेश्चन 6C, देखो चार्ट बना हुआ आपको दिखा हुआ है। वाइल कैरिंग आउट द एग्जामिनेशन, अच्छा किसी बच्चे को वैसे चार्ट चाहिए हो जो क्लास वाला बच्चा नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आके जाके आप चार्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। वाइल कैरिंग आउट द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स इशूड बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, ऑडिटर को इंश्योर करना है कि जो रूल्स है वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं, कि उसने तो रूल्स बना दिए, हमको देखना है कि रूल्स कहीं इनकंसिस्टेंट तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या किसी और लॉज के साथ, कंसिस्टेंट तो है ना सीएजी ने जो भी अकाउंट्स और ऑडिट के रिक्वायरमेंट्स बताई है उनके साथ, कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं आ रहे किसी हायर अथॉरिटी के साथ, और जिसने रूल्स बनाए हैं उसके पास नेसेसरी रूल मेकिंग पावर तो है। ये सारी चीजें इसको लिखनी चाहिए थी। इसने देखो क्या लिखा, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ऑडिटर को इंश्योर करना है कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इंश्योर कि अथॉरिटी के पास पावर है इनकर और सैंक्शन करने की एक्सपेंडिचर को। इंश्योर कंप्लायंस विद रूल्स इन मोड्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम। तो मैडम ने ऊपर वाला कंटेंट भी लिख दिया और नीचे वाला। मैं आपको चार्ट एक मिनट खोल के ही दिखाता हूं, छोड़ो। देखो सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा रूल्स एंड ऑर्डर्स, तो मैडम ने ये लिख रखा है प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम, कंडीशन ऑफ सर्विस, पे एंड अलाउंसेस, और सवाल में क्या था? सवाल में ये था रूल्स बनाएगा कौन? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। फॉलो कौन करेगा? सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। ये सवाल में पूछा था, सिंपल सवाल में ही पूछा। तो मैडम ने क्या करा, यहां से लेके यहां तक बता दिया। बताना कितना था, पूछा कितना था? सिर्फ इतना। तो मैडम ने यहां से यहां तक बता दिया, पूरा बता दिया। पूरा नीचे वाला बताया उसने, नीचे वाले चारों पॉइंट बताया, मैं तुमको दिखाता हूँ। आ गया
देखो इतना दुख हुआ ना मेरे को ये चीज देख के। हमको क्या देखना था कि रूल्स कंसिस्टेंट तो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पहला पॉइंट। दूसरा, रूल्स नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, कहीं कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं किसी हायर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ। तीसरा, ऑडिट और अकाउंट्स की जो सीएजी की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से तो है ना। सेम सेम पॉइंट याद आ रहा है। और चौथा, कि इश्यूइंग अथॉरिटी के पास नेसेसरी रूल मेकिंग पावर तो है ना। लड़की ने सही लिख रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है, पर ये जो एग्जामिनर था, अब मेरे को बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ मेरे को एक्चुअली में ना ये चीज। लड़की ने सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट ऊपर वाला जो पूरी किताब में पूरा पॉइंट लिखा है इसने पूरा बताया, पर एग्जामिनर ने देखा कि अरे ये तो मेरे आंसर शीट से मैच ही नहीं कर रहा। उन्हें आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी। भाई साहब ने आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी, काटा मार दिया। 4 नंबर पूरे बनते हैं इस लड़की के यहाँ पे। इसके नंबर बता तुमको कितने हैं, वापस याद दिला दूं। 70 में से 61 आए। 70 में से 61, 4 नंबर पूरे बनते हैं इस लड़की के। AIR 3 है ये लड़की। तुमको पता है कि जब AIR 3 वाले लेवल पे आप होते हो तो एक एक नंबर कितना मैटर करता है, कि एक एक दो दो नंबर से आपकी रैंक क्लाइंब हो जाती है, आपको पता है। और दंगल में एक डायलॉग था, जब गीता पूछती है अपने पापा से फाइनल्स में आके, सारी चीजें हार रही होती है, फिर उसके पापा आते हैं, मदद करते हैं, जीतना लगती है। फाइनल्स में आके अपने पापा से पूछती है कि पापा कल कैसा खेलना है, कल फाइनल होता है उसका। उसके पापा कहते हैं कि बेटा कल के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कल बस तन्ने ऐसा खेलना है कि दुनिया तेरी मिसाल देवे, कि फर्स्ट आएगी तो लोग मिसाल देंगे, सेकंड आएगी तो लोग भूल जाएंगे। आपको पता है रैंक 3 लाने का किसी का सपना नहीं होता कि मैं AIR 3 लाऊंगी, नहीं। हर किसी बच्चे का सपना होता है रैंक 1 लाने का। वान्या का नाम मैंने इस वीडियो में आज इसलिए लिया, ये मैं बताना चाहता था कि ये लड़की रैंक 1 आ सकती थी इस सिर्फ इस ऑडिट की कॉपी में। यहाँ पे इन्होंने 4 मार्क जबरदस्ती के काट लिए, ठीक है, 4 मार्क्स कट फॉर नो रीजन। उसके बाद इन्होंने, मैं आगे दिखाता हूं आपको, देखो 2 मार्क्स कट फॉर नो रीजन। पीपी का एक क्वेश्चन है, पीपी का क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, रुको मैं दिखाता दूंगा। 4 का B। लड़की इतनी इंटेलिजेंट और इतनी मेहनती है ना ये, बस मैंने इसकी कॉपी देखी, मैं देखता गया, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था इसकी कॉपी देखते हुए। जहां इसके नंबर कटे दिखे ना मेरे को जबरदस्ती के, मेरा दिल बैठ गया भाई। मैंने सबसे पहले सर्च किया कि कितने कितने नंबर आए थे AIR 2 के, AIR 1 के, और इसकी कॉपी में कितने कटे हुए। मैं तुमको दिखा दूं कितने नंबर आए थे। ये देखो मैंने गूगल पे निकाला सी इंटर जैन 26 लिस्ट। वान्या के कितने नंबर आए हुए हैं? 498। और उससे ऊपर फातिमा के कितने नंबर आए? 504। 6 नंबर इनने कहाँ काटे हुए हैं वान्या की कॉपी में? ऑडिट में। तो अगर 6 नंबर बढ़ जाते, जबरदस्ती के काटे हुए बाय द वे, और अभी दिखा देता हूँ बाकी के 4 तो मैंने प्रूव कर दी कि 4 तो, जब 6 नहीं 7 काटे हुए हैं, सॉरी 7 काटे हुए हैं, 2 1 और 7 नंबर काटे हुए हैं, तो वान्या की AIR 2 आनी थी। और ये तो मैंने एक कॉपी चेक करी है, 6 पेपर है। कन्हैया के कितने और नंबर एक्स्ट्रा है? 4। क्या मेरे को कन्हैया से या फातिमा से किसी से कोई दिक्कत है? जी नहीं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये तो टॉपर्स है ना, ये तो रैंकर्स है। इनको तो प्रेसिडेंट साहब खुद फोन करके बताते हैं ना कि मैडम आपकी रैंक 3 आई और रैंक 2 आई है। इनकी कॉपी भी ढंग से चेक नहीं होती यार। एक बात सोचो, छोड़ो इसके लिए ना, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरा दिल तो इतना दुखा है, मैं बस क्या बोलूं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, लो मैं तुम्हें प्रूफ तो कर दूं पहले। 4B, 4B, क्वेश्चन नंबर 4B क्या बोलता है कि अकाउंट्स टीम ने पीपी मंगाया और कैपिटलाइज कर दिया, इंक्लूड कर दिया उसकी वैल्यू में क्या? कैपिटलाइज मैंने लिखा है, इंस्टीट्यूट ने लिखा, ध्यान रखना इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा, सिर्फ इंक्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटलाइज कर दिया क्या? इंक्लूड कर दिया टेस्टिंग मशीन। टेस्टिंग की कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए क्या? अकाउंट्स आप सबको आता है, आपको पता है कि भैया टेस्टिंग की कॉस्ट हम देख रहे हैं कि भैया मशीन चल रही है कि नहीं, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। इनॉग्रेशन की कॉस्ट को ऐड नहीं करते, इन्होंने दोनों ऐड कर रखी है। तो इसका क्या रिकॉग्निशन होना चाहिए? ठीक है, इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, इन्होंने बताया कि पीपी की डेफिनेशन लिख दी, प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। सेम डेफिनेशन वान्या ने भी लिखी है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, सेम लिखी है इसने।
फिर इन्होंने बताया परचेज प्राइस आते हैं, मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह वगैरह, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, कंडीशन नेसेसरी, इनिशियल एस्टिमेट कॉस्ट फॉर डिसमेंटलिंग, ये सारी चीजें वान्या ने बता रखी है। परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग कॉस्ट, सब इसने बता रखा बढ़िया तरीके से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग भी इसने बता रखी है, ट्रांसपोर्टेशन, ये अकाउंट्स में जो अपन पढ़ते हैं या फिर चैप्टर 5 में पढ़ते हैं, सारी चीजें इसने बता रखी है। फिर वान्या ने क्या गलती करी, गलती नहीं, क्या करा वान्या ने, वान्या ने क्या करा कि ये भी बता दी कि क्या चीज नहीं आती, और क्वेश्चन में बताया जा सकता है, क्योंकि इनॉग्रेशन कॉस्ट तो नहीं आती ना, तो उसने एक्सप्लेन कर दिया पूरा कि भैया न्यू ओपनिंग फैसिलिटी इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं आती और मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं आती, और मतलब उसने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। फिर इसने लिखा फैक्ट ऑफ द केस, मैं आपको सिखाता हूँ प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। फैक्ट ऑफ द केस लिखा, और कंक्लूजन में क्या लिखते हैं मैडम, देखो, इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। पीपी में आनी चाहिए, जो कि आनी चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूट क्या लिखता है कि कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग इसलिए जरूरी है कि फंक्शन प्रॉपरली कर रही है मशीन कि नहीं कर रही है वो देख लें, इसीलिए कैपिटलाइज होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ इनॉग्रेशन क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। इसने क्या लिखा है कि टेस्टिंग की कॉस्ट आनी चाहिए, और इसने क्या लिखा है कि, क्या लिखा है कि देखो ध्यान से, इनॉग्रेशन की कॉस्ट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। सेम सेम लिखा हुआ है, इनॉग्रेशन नहीं आनी चाहिए और टेस्टिंग क्या आनी चाहिए। कितने नंबर मिले इसको, 0। क्या बात के 0, मैं बताता हूँ किस बात के 0। ये मैडम ने बस एक्स्ट्रा लिख दिया ना, तो उसने सोचा कि यार अब तो ये फालतू का ज्ञान दे दिया, आगे पढ़ने की जरूरत है क्या, काटे मार देते। पीछे भी उसने क्या किया था, एग्जामिनर ने, ये एग्जामिनर की गलती है साफ साफ। ये देखो, इसने सोचा कि भाई ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये तो मेरे से मैच नहीं कर रहा, उसने आगे पढ़ना जरूरी ही नहीं समझा। ये क्या छोड़, 2 नंबर यहाँ पे गए, और 1 नंबर हो रहा है यहाँ पे, मैंने आगे लिख रखा है इसका, देखो 2 मार्क्स कट फॉर नो रीजन। क्या लिखा मैंने कि जहां जहां इसने एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा, एग्जामिनर आगे पढ़ ही नहीं रहा, उन्हें काटे मार दिए उठा के कि ठीक है छोड़ना। यहाँ इसने एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इसका देखो 1 मार्क इसका यहाँ काट दिया, 1 मार्क इसका यहाँ काट दिया। ठीक है, अब ये भी पढ़ाऊंगा तुमको, छोड़ो अब, मतलब 1 मार्क कट, मैं बता रहा हूँ तुमको, 1 मार्क फालतू का काट दिया, सेम सेम इनने लिख रखा। जहां जहां क्या बोले, 7 नंबर एक ऑडिट की कॉपी से बढ़ रहा है इसके। को पता है, इसको पता भी नहीं होगी ये बात, इसको बिल्कुल नहीं पता ये बात, क्यों, क्योंकि AR3 आया, उसको सेलिब्रेशन की, और उसके मन में एक चीज रह गई होगी, यार रैंक 1 लाइन थी, और इसने पता क्या सोचा होगा रिजल्ट के दिन कि चलो कोई नहीं, फाइनल में और मेहनत करेंगे और आएंगे। अरे तूने मेहनत करी है, तूने सही लिखा है, इसने मैं आपको ना इसकी पूरी कॉपी दिखा सकता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होगी इसकी कॉपी दिखाने में, बट क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लगभग 50 मिनट की बन चुकी है, तो मैं इसको और लंबा करना नहीं चाहता। इंस्टीट्यूट के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बता दूं कि मेरा वान्या से कोई लेना देना नहीं है, वान्या ने मेरे को एक कॉपी नहीं भेजी है। तो बहुत सारे बच्चों को ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ने मेरी कॉपी दिखा दी है तो कहीं कल को इंस्टीट्यूट मेरे साथ कुछ नहीं कर देगा। पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। इंस्टीट्यूट को भी मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ कि कॉपी में नंबर ऐसे ऐसे काटे गए हैं। देखो इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इंस्टीट्यूट थोड़ी ना सुनता है, सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा। जैसे हमारे देश को आज़ाद होने में बहुत वक्त लगा था, ऐसे ही किसी भी सिस्टम में चेंज लाने में वक्त लगता है, लेकिन हम अपनी आवाज़ भी ना उठाए, ये सही बात नहीं, ठीक। हम जब अपनी आवाज़ उठाएंगे रिपीटेडली, लोगों को पता चलेगा। आप जब इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करोगे, लोगों को पता चलेगा, तो ICI कभी ना कभी, आज नहीं तो कल समझेगा, और आज नहीं समझेगा तो कल को कोई ना कोई हम लोगों में से ही तो जाके प्रेसिडेंट बनेगा। उसको समझ में आएगी जो स्टूडेंट लाइफ से गुजरा, तो वो सिस्टम को चेंज करेगा। सिस्टम चेंज होगा, कब होगा ये नहीं पता, मेरे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ आवाज उठा सकता हूँ, मैं काउंसिल मेंबर नहीं हूँ, ना ही मैं रेवोल्यूशन ला सकता हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर जाके, मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ अभी। तो मैं अपनी आवाज उठाना अपना कर्तव्य समझता हूँ, इसलिए मैं अपनी आवाज उठाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज और भी दिखा दूं कि वान्या, ऐसा नहीं कि वान्या ने पूरी किताब रट्टा मार रखी है, देखो इसने भी गलती कर रखी है। हाँ, इसका एक क्वेश्चन था जो इसने पूरा गलत कर रखा था। वैसे इसकी कॉपी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है,
और यहाँ पर देखो मैंने क्या लिख रखा है कि इसने ऊपर का गलत लिखा है, यहाँ पर इसने एक्चुअली में, ये देखो यही तो घटिया क्वेश्चन, सॉरी बेकार चीज इसने लिख रखी थी, बेकार लैंग्वेज। इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा कि रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर फर्क बता दो। तो इसने क्या लिखा कि रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट वो जिससे रीजनेबल मिलती है एश्योरेंस, और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट वो जिससे लिमिटेड एश्योरेंस मिलती है। वाहियात पॉइंट, ठीक है। दूसरा इसने क्या लिखा कि रीजनेबल में थोरो एंड डिटेल्ड प्रोसीजर्स लगते हैं। लिखा किताब में क्या होगा कि इलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं। इसने क्या किया कि लिमिटेड एंगेजमेंट में, रिव्यू एंगेजमेंट में लिमिटेड प्रोसीजर्स लगते हैं। फिर दोनों में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ता है। हालांकि ये मैं क्लास में बोलता हूं समझाने के लिए, लैंग्वेज इसकी ऐसी नहीं। आप ऐसा पॉइंट नहीं लिखते हो कि दोनों में ही सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है। हालांकि ये पॉइंट इसका कॉन्सेप्चुअली एकदम ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस ज्यादा डिटेल्ड होती है, पॉजिटिव वर्डेड ओपिनियन होती है, और उसमें नेगेटिवली वर्डेड बेसिकली नथिंग नोट की लैंग्वेज आती है। कॉन्सेप्चुअली इसने क्लास में चीजें सुनी है लेकिन इसको लैंग्वेज याद नहीं है, तो आईसीआई ने काटा मार दिया, काटा मारना बनता भी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा देखो एक चीज देखो, एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस है ऑडिट और एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस है रिव्यू। तो आईसीआई ने ऊपर का पॉइंट काटा मार रखा, लेकिन यहां पर इसको 1 नंबर दे रखा है स्टेप मार्किंग का। एक पॉइंट भी आपको ठीक होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। बात समझ में आती, ठीक है जी। और इसने जगह जगह पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिख रखी हैं, मतलब इस लड़की ने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी है। अब एक बारी जरा आपके सवालों पे आ जाते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अब क्या आपका पहला डाउट क्लियर है कि सर थ्योरी में नंबर नहीं मिलते? नंबर तो मिलते हैं, 5 में से 5, 4 में से 4 और 14 में से 14 भी नंबर इसको मिले, ठीक है। 70 में से 61 नंबर आए हैं और 7 नंबर बढ़ जाते अगर सही चेकिंग होती तो, विच जो हो जाता कितना, 61 और 7 68 नंबर हो जाते। इसके थ्योरी में सिर्फ इसके 2 नंबर कटने चाहिए थे, इन्होंने काटे नो है, ठीक है, लेकिन पूरे नंबर भी मिलते हैं। आपको ये दिख गया। और मैं आपको बता दूं कि आप जब अपनी कॉपीज मंगाओगे तो आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में 5 में से 5 मिले होंगे। दूसरी बात, सर सेम लैंग्वेज लिखनी होती है, मैंने आपको दिखाया कि वान्या को भी भूख लगती है, वान्या ने भी कितने सारे टॉपिक्स के अंदर अंदर के वर्ड्स खाए हैं। नहीं होते यार, आप पूरी किताब को ऐसे लैंग्वेज रट्टा नहीं मार सकते हो, वर्ड बाय वर्ड नहीं कर सकते हो और याद नहीं होता। वेरी गुड, ये पॉइंट सर ऑडिट याद नहीं होता, सर ऑडिट याद नहीं होता। मैं तुमको एक बात बता दूं, ऐसा बड़ा भाई, मैं गुस्सा नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं तुमको बस ये समझाना चाहता हूँ। देखो भाई दोस्त, ऑडिट याद होता है, आपने उसमें रिक्वायर्ड एफर्ट नहीं डाला है। वान्या को ये सब याद करने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ा होगा। मैं फ्लैट इंप्रेस हो गया भाई साहब, इस लड़की ने जो लैंग्वेज लिखी है, इसने जो इतने तमीज से चीजें लिखी हैं, मैं इंप्रेस्ड, फुल इंप्रेस्ड हूं। ने बहुत एफर्ट डाला होगा। तुमको क्या लगता है कि एक बार पढ़ के इसने बोल दिया कि सर लिखाते हैं आगे 89? नहीं, बहुत एफर्ट डाला है इसने, ऊपर नीचे एक्स्ट्रा चीजें सब लिख रखा है कि कुछ भी नंबर कहीं से भी छूट ना जाए, समझ? तो बहुत एफर्ट डालना पड़ता है तब याद होगा। और ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी पावर सिर्फ आपके पेन में है। सीएस वाले, सीएफए वाले, सीएमए वाले, कोई भी आपसे ऑडिट की पावर नहीं छीन सकता, कोई भी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता। सीएस वालों को लॉ की नॉलेज शायद आपसे ज्यादा है, सीएफए वालों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज आपसे ज्यादा है, सीएमए वालों को पोस्ट की नॉलेज आपसे ज्यादा है। लेकिन ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी महारत हासिल है और ऑडिट के साथ आप कभी भी जस्टिस करते ही नहीं। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम दोगे, थ्योरी को देते ही नहीं। थ्योरी में आपका एम ही है 40 लाने का, नहीं, ऐसा नहीं रखना। ऑडिट याद होता है, इफ वन मोटल कैन डू इट, अनदर मोटल कैन डू इट, इफ वन मोटल कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड इफ नन ऑफ द मोटल्स हैव डन इट येट, आई विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट। बात समझ में आती है? ये दिस शुड बी द स्पिरिट ऑफ यू, कि अगर आज तक किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, और अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो एक करके दिखाएगा। समझ रहे हो? आपको मैंने कुछ टिप्स देनी चाहिए कि सर स्टार्ट विद द बेस्ट क्वेश्चन जो आपको आता है। कंक्लूजन के लिए अलग से हेडिंग डाला कीजिए। वान्या ने कंक्लूजन की हेडिंग डाली थी लेकिन स्टिल एग्जामिनर ने पढ़ना चाहा ही नहीं, उसको काट दिया।
आपको प्रॉपर हेडिंग्स डालनी है फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन की। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट विद द रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड क्वेश्चन के सब पार्ट्स एक साथ कीजिए। 3 A B C एक साथ करो, बहुत अच्छे से आपका पेपर चेक होगा। और कीप अ 10 मार्क बफर। मुझे पता है कि आपको ऑडिट में 40 लाने में दिक्कत है। मुझे पता है कि आपको याद नहीं होता है, आपको याद नहीं रहता है। मुझे पता है कि 40 लाना ही बहुत मुश्किल लगता है और मैं कह रहा हूँ कि सर कीप 10 मार्क बफर की 50 तो लाओ कम से कम। क्योंकि आपको मैंने AIR 3 की कॉपीज में गलतियां दिखा दी, चेकिंग मिस्टेक्स दिखा दी, और चेकिंग मिस्टेक्स हैं, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है किसी से, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट को कोसने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमारा जीवन है, उसकी जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी। आपको कम से कम 50 मार्क की प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट नंबर देता है, लेकिन देखो ह्यूमन वाला सिस्टम है, गलतियां होती हैं। क्या इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। क्या मैं ICI को जस्टिफाई कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। उनको चेंज करना चाहिए सिस्टम, उनको और एग्जामिनर्स डबल रिव्यू कराना चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं करा रहे, हम उनका वेट नहीं कर सकते। हमें CA बनना है। मैं भी तो बनाऊं ना, मेरी बारी में भी तो प्रोटेस्ट हुए थे ना, मेरी बारी में भी तो बताया गया था ना। तो आप भी ये कर सकते हो, आप भी ऑडिट में एग्जामेशन ला सकते हो, आप भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो इस ही सिस्टम में, ठीक है जी। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज कनेक्ट मी। 9817664456 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। डू लेट मी नो, कोई भी आपको डाउट दिक्कत परेशानी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा। हरे कृष्णा, बाय।